हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। जो लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था दैट वाज अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम समझते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। देखो, अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, दैट इज समथिंग विच हैपेंस थ्रू स्टोमेटा। ये बात तो हमको पता ही है कि स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि सेल्स का जो कॉन्टैक्ट विद एयर बना रहे। ये तो स्टोमेटा तो प्रेजेंट होता ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, पर बाकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दैट इज समथिंग व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या कहते हैं प्रोसेस को? डिफ्यूजन। एक तो होता है स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में ये होता है ना कि डिफ्यूजन में कितना आपको ऑक्सीजन लेना है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना है, और बाकी सेल्स जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, जब वो कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में रहते हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड करता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब प्लांट के बारे में हमें दो चीजें पता है, एक होता है रेस्पिरेशन प्लांट में हो रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है विच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। दो चीजें होती हैं प्लांट में। अगर रात की बात करें तो रात में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता रहता है रात के टाइम पर दिन के टाइम पर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है तो निकल क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। राइट, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, दिन में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहा है। तो जब रात में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन जब दिन में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है रेस्पिरेशन के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस में यूज होने, जब फोटोसिंथेसिस में वो यूज होता है फिर वो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसमें। तो ये बात हमको पता है प्लांट्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे प्लांट्स के बारे में एक बेसिक फिनोमेना समझ लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है प्लांट में। स्टोमेटा के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो काफी बड़ी होती है। तो एनिमल्स की बॉडी बड़ी होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता। एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि एनिमल्स में ऑर्गन्स इवॉल्व होते हैं, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। अब एनिमल्स की बात अगर हम लोग करें तो एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक होता है एक्वेटिक एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होता है जो कि जमीन पर रहता है, और एक्वेटिक एनिमल वो होता है या फिर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि वाटर बॉडीज में पाया जाता है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है या टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली फ्रॉम एयर लेता है, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ पर? जो पानी में जो डिजोल्व होते हैं ऑक्सीजन उस पर डिपेंड करते हैं। अब अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ऑफकोर्स अमाउंट ऑफ एयर इन वाटर से ज्यादा होता है। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब से फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिश का एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिश क्या करता है? माउथ से ऑक्सीजन को पानी को लेता है और उस पानी को गिल्स के थ्रू पास कराता है। जब वो पानी गिल्स के थ्रू पास होता है तो वहीं पर जो ब्लड होता है डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। सो दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। ये एग्जाम्पल है फिशेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल। अब एक चीज हम समझते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में कि वहां पे क्या होता है। हमने समझा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में स्पेशली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है कि ऑर्गन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब ये जो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उसका जो लंग्स कह लें या फिर जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा होता है
जो सरफेस जहाँ से चेंज ऑफ गैस हो रहा है अक्रॉस द सरफेस, वो सरफेस जो होता है बहुत ही डेलिकेट और फाइन होता है। इसी वजह से इस ऑर्गन को बॉडी के अंदर रखा जाता है जिससे कि उसको कोई डैमेज ना हो, राइट। और फिर एयर पैसेज के थ्रू जो होता है वो अपना ऑर्गन में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो हमने क्या समझा, पहले हमने समझा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में हमने समझा कि स्टोमाटा के थ्रू चेंज ऑफ गैसेस होता है, और दूसरा हमने समझा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की हेल्प से भी चेंज ऑफ गैस होता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होता है, दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज होता है दिन में। तो ये हमने समझा प्लांट्स में किस तरीके से। फिर हमने किस तरह से चेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर हमने समझा कि एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स में ये होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसे डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है इस चेंज ऑफ गैस नहीं हो सकता, इसीलिए उसमें क्या होता है, ऑर्गन्स डिवाइस जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं वो इवॉल्व करते हैं, और ये जो ऑर्गन्स होता है इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, ये ऑर्गन्स जो होता है अब इसके थ्रू चेंज ऑफ गैस होता है। अब दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम एयर ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो कि पानी में डिजोल्व होता है। अब डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर या फिर अमाउंट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है, इसीलिए रेट से कम होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी में होता है वो कम होता है, इसीलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये हमने समझा। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ऑर्गन्स इवॉल्व होते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि उनका सरफेस एरिया इतना बड़ा होता है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन या फिर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो आसानी से हो पाए। सरफेस के थ्रू होता है, इसलिए सरफेस जो होता है बहुत ही डेलिकेट और फाइन होता है। इसकी वजह से ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और बॉडी के अंदर के थ्रू जो पैसेजेस बनते हैं उस पैसेज के थ्रू एयर का मूवमेंट होता है। अब हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में समझने के सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम समझेंगे। और ये डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डायग्राम होता है। हमें सबको पता है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें लंग्स ऑर्गन जो होता है वो यूज होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। हमने पहले पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन को एक और चीज कहते हैं, रेस्पिरेशन जो होता है वो टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सिस्टम विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग। किस क्या होता है? सिस्टम विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हेल्प्स इन ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग हम लोग सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ पे हम देखो, हमें नाक है तो मैं इनहेल कर रही हूँ और मैं एक्सहेल कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस through which atmospheric air is taken in and forced out of the oxygen absorbing organ, that is the lungs. तो ब्रीदिंग हमेशा याद रखना एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसको हम लेते हैं, उसे हम फोर्स आउट करते हैं। कहाँ से? लंग्स से। लंग्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स कहा जाता है लंग्स को। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। दूसरा ब्रीदिंग का डेफिनेशन ये भी हो सकता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा ब्रीदिंग एक्चुअली होता है क्या? रेस्पिरेशन जो होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो वो केमिकल प्रोसेस नहीं होता, वो फिजिकल प्रोसेस होता है, और टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही ये आता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स के बारे में भी समझेंगे, राइट। अब हम लंग्स के बारे में ही समझ लेते हैं सीधा सीधा। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये लंग्स का डायग्राम बना हुआ है, राइट। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो कि ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। अब इसके पार्ट्स पहले समझते हैं हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लंग्स की बात जब हम लोग करते हैं तो लंग्स में नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नॉस्ट्रल्स कह लो, नेजल पैसेज कह लो, क्योंकि जो हवा होती है वो नाक के थ्रू ही जाती है और फिर वो पैसेज में जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है? नेजल पैसेज की बात हम लोग करें तो नेजल पैसेज होता है। नेजल पैसेज की बात करें तो नेजल पैसेज में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज होती है फाइन हेयर्स होता है, इनको सीलिया कहा जाता है, और दूसरी चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस। इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है कि एयर आसानी से पास कर पाती है,
और ये जो सीलिया होते हैं या फिर जो फाइन ईयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्मोक को, डस्ट को, अनवांटेड पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं लंग्स में जाने से। तो ये इसीलिए नेजल पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेजल पैसेज सबसे पहला पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये तो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे लंग्स तो सिर्फ यहाँ पर दिया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम नेजल पैसेज हो गया, फारिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। अब इसमें होता क्या है, नेजल हमने समझा कि कौन से पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेजल पैसेज होता है, फारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ओके, ब्रोंकाई। उसके बाद फिर ये होते हैं ब्रोंकियो, रेड जो ग्रीन में बना है वो ब्रोंकाई है, जो रेड में बना है वो ब्रोंकियोज है, और ये रेड जो बलून लाइक सैक्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। ओके, तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज और एल्वियोलाई जो होता है वो लंग्स में पाया जाता है, और ट्रैकिया जो होता है वो कनेक्ट करता है नेजल पैसेज को लंग्स के थ्रू। तो ट्रैकिया में क्या होता है, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो नेजल पैसेज को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है, यानी कि ट्रैकिया को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है। इसीलिए सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या पार्ट्स पे क्या समझा, सबसे पहले नोज हो गया, नॉस्ट्रल्स हो गया, नेजल पैसेज सब एक ही है। दूसरी चीज नेजल पैसेज हो सकता है थोड़ा डिफरेंट होगा, तो नेजल पैसेज जो होता है पूरा पैसेज हो जाता है, लेकिन नोज तो हमारी सिर्फ यहाँ पर है ना, तो नोज में, नॉस्ट्रल्स में और नेजल पैसेज जो है थोड़ा अंदर तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज होती है हमारी फैरिंग्स के, फैरिंग्स हुआ, फैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जिसमें पाया जाता है। एंड उसके बाद फिर लंग्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रैकिया जो होता है वो बाइफरकेट होता है दो ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो होता है वो बाइफरकेट करते हैं स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, और ये जो स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो एलिमिनेट कर जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, नॉट एलिमिनेट, टर्मिनेट कर जाते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक्स। अब किस तरीके से एयर पास होती है, हमने नॉस्ट्रल से या फिर नोज से हवा को लिया। जब हमने नॉस्ट्रल से या फिर नोज से एयर को लिया तो पहली बात तो एयर में से जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर स्मोक होगा या फिर नॉन पार्टिकल्स होंगे वो तो सीलिया कैप्चर कर लेगा। उसके बाद जो हवा होती है, जो हवा होती है वो कहाँ जाती है, वो एक्चुअली जाती है, किस में जाती है, फैरिंग्स यानी कि थ्रोट से होते हुए इट गोज इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया से फिर वो ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई ट्यूब्स होते हैं, ब्रोंकाई ट्यूब्स होते हैं बाइफरकेट होते हैं, ब्रोंकियोज में जाती है, और ब्रोंकियोज से वो टर्मिनेट कर जाती है एल्वियोलर सैक्स में या फिर एल्वियोलाई में। अब इसमें एक चीज समझो कि जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज और बनानी थी जिसे कहते हैं डायफ्राम। यहाँ पर ये डायफ्राम है, क्या है डायफ्राम, डायाफ्राम। तो हुआ क्या कि हवा नॉस्ट्रल से आई, फारिंक्स के थ्रू ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया से फिर वो जाती है कहाँ, तो हमने समझ लिया ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स एंड देन लंग एंड देन एल्वियोलर सैक्स। देखो जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, जब ब्रीद इन करते हैं तो रिब्स जो होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, रिब्स जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं, हमारे लंग्स के चारों ओर रिब्स पाए जाते हैं, तो रिब्स जो होते हैं वो राइज करते हैं। जो रिब्स राइज करने के साथ साथ जो ये डायफ्राम होता है ये फ्लैट हो जाता है। जब रिब्स राइज करते हैं ब्रीद इन करने पर और डायफ्राम फ्लैट होता है तो चेस्ट कैविटी जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, और जब चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है तो आसानी से एयर सक इन हो जाती है, एयर जो होता है वो चेस्ट कैविटी में भरती है, और ये एयर जो होती है ये फाइनली क्या होता है एल्वियोलर सैक्स पे जाकर में पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो एक्सपैंडेड, अब यहाँ पे सब कुछ एक्सपैंड हुआ है तो एल्वियोलर सैक भी एक्सपैंड कर जाता है, और एल्वियोलर सैक पे फाइनली जो होती है एयर को जाना होता है। अब ये एल्वियोलर सैक जो होता है इसके चारों ओर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती है इनके थ्रू ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को जो एक्सपैंडेड एल्वियोलाई में एयर होती है उससे ले लेता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और साथ ही साथ ब्लड क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व फॉर्म में एल्वियोलर सैक में लाता है और वहां से इट इज ब्रीदेड आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदेड आउट, राइट। तो बस यही होता है, यहाँ पे सिर्फ ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में इट इज कवर्ड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में होता है ब्लड, ब्लड यहाँ पर आता है, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है फ्रॉम द एयर इन द एल्वियोलर सैक को लेता है, लेकर उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डिजॉल्व फॉर्म में एल्वियोलाई में लाया जाता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वहाँ से इज ब्रीदेड आउट। सो दैट इज हाउ द लंग्स फंक्शन। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है
रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने समझ लिया, हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हमने ब्रीदिंग समझा कि वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, वो हमने समझा, हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम समझा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें कि नोज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग लंग्स के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, तो इसमें नोज होगा। उसके बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद होता है ट्राकिया, ट्राकिया के बाद होता है लंग्स, लंग्स में लंग्स होता है, लंग्स में 3 चीजें होती हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो हमने ये समझा। इसके बाद ये समझ लिया, और हमने समझ लिया कि लंग्स में किस तरीके से प्रोसेस होता है, एंटायर प्रोसेस कैसे होता है। अब हमें समझना था रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में समझना था? रेसिडुअल वॉल्यूम। जब ब्रीदिंग साइकिल, एक ब्रीदिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? एक ब्रीदिंग साइकिल में आप क्या करते हो? आप हवा को, मतलब एयर को, इसमें क्या ऑक्सीजन होती है उसको लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हो। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है फॉर द ऑक्सीजन टू बी टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगी तो हमें सांस लेनी होती है, हमें लगातार सांस लेनी होती है, हमें लगातार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे एक तरीके से लंग्स में बना रहता है, जिससे कि बॉडी को अगर ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ना हो। इसीलिए रेसिडुअल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रीदिंग साइकिल में जब हम एयर को लेते हैं और बाहर निकालते हैं, या ऑक्सीजन को लेते हैं और लेट आउट करते हैं, तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ये रेसिडुअल वॉल्यूम सफिशिएंट टाइम देता है फॉर द ऑक्सीजन टू बी टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। अब हमने क्या समझा था कि जो ये हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर जो हमारा ह्यूमन बींग्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि डिफ्यूजन के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक गैसेस जो होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू पूरे बॉडी में नहीं ट्रांसफर किए जा सकते। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है उससे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्या होता है, एक तरीके से उसके साथ बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके ऑक्सीजन जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो इसीलिए ब्लड में तो पानी भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड में डिजोल्व होकर फिर वो जाता है, ले जाया जाता है उसको लंग्स में, और एल्वियोलाई से वो बाहर ब्रीद आउट हो जाता है, ब्रीद आउट कर देते हैं उसको। तो समझ में आया रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे, हमने क्या डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है ह्यूमन बींग्स में उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज फाउंड ऑन आरबीसीज। ठीक है, और ये किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज समथिंग विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिजॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। तो ये सारी चीजें हमने समझी इस वाले वीडियो में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमने ये समझा कि प्लांट्स में किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमने समझा कि एनिमल्स में, जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कि एनिमल्स में इवॉल्व ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं पूरे। हमने ये भी समझा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या फर्क होता है। उसके बाद फिर हमने ये समझा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, ब्रीदिंग कौन सा प्रोसेस होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है उसको कहते हैं लंग्स में डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और किस तरीके से एयर या फिर ऑक्सीजन हमारी बॉडी लेती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है। फिर हमने एक और चीज़ समझी थी कि रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में हमने समझा था, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में हमने समझा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching, and please don't forget to like, share and subscribe.